तो यार आवाज लपेटते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को। आई डोंट नो ये सेशन कितना लंबा जाने वाला है, बट जो भी हो जाए यार, हिस्ट्री के अंदर पे जितना भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले यार तुम 4 चीज़ों के बारे में जान लो। जब भी बात आता है ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का, तो 4 चीज़ें तुम्हें ध्यान पे रखना है। पहला क्या चीज़ है? टाइटल। भाई साहब, पिक्चर का टाइटल क्या बन सकता है? या तो कहीं डिस्क्राइब किया होगा उसे देख लो, या फिर खुद से इमेजिन करो कि क्या बन सकता है इसका टाइटल। एंड दूसरा चीज कि वो पिक्चर क्या मैसेज या क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है वो पिक्चर। एंड तीसरा चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पिक्चर किस टॉपिक से रिलेटेड है। हमेशा रिलेट करके तुम देखोगे, किताब सामने लेके बैठो और तुम एक एक पिक्चर को एनालाइज करो। एंड आखिरी जो चीज तुम्हें देखना है वो है पेंटर का नाम क्या है। यहाँ पे हर एक पेंटर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनका नाम तुम्हें प्रैक्टिस करना, याद रखना। हो गया? ठीक है, अब बढ़ते। पहला जो हमारा पिक्चर है वो है ये। अब इस पिक्चर का टाइटल क्या है? द ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये इसका टाइटल। एंड पेंटर का नाम क्या है? फ्रेडरिक सोरियो। अब ये पेंटिंग क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है? एक यूटोपियन आइडिया को। वो आइडिया क्या था? देखो यहाँ पे तुम्हें पिक्चर पे दिख रहा होगा कि जो कचरों पे क्या है, राजा का जो क्राउन है या कह लो तुम ताज है, वो फेंका हुआ है। ये चीज़ सिंबलाइज कर रहा है क्या कि अब जो दुनिया है, अलग अलग जो कंट्रीज है, वो मोनार्की से हट के एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन बनने जा रहे हैं। सिंपल चीज यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर कि देखो पिक्चर देखा हमने, अब आइडेंटिफाई करना है कि इस पिक्चर का पेंटर कौन है। पिक्चर का टाइटल भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ए ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो हमने अभी भी पढ़ा है फ्रेडरिक सोरियो है, ठीक है। अब अगला पिक्चर जहाँ पे देखो 2 फोर्ट्स, यानी कि तुम कह लो जो महल है। अब एक तरफ ये जो महल है, ये फ्रांस के अंदर में जो बेस्टाइल फोर्ट था वो है। अब इस फोर्ट के साथ क्या सीन हुआ था? फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान इस फोर्ट को जो आम पीजेंट्स ने जला दिया था। अब फिर जो ये दूसरी तरफ जो पिक्चर है, ये है जर्मनी का एक फोर्ट। अब ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है उसके लिए पढ़ो जो इनबॉक्स दिया हुआ इसके अंदर। सो ये जो पिक्चर है ये एक जर्मन एल्मेनेक है। अब एल्मेनेक क्या होता है, हमने वो प्रिंट एंड कल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिससे तुम्हें भी ये चीज़ याद रह जाएगा। और जिन्हें नहीं पता वो कमेंट सेक्शन चेकआउट जरूर करना, तुम्हें पता चल जाएगा। सो इस जर्मन एल्मेनेक को डिजाइन किया था एक जर्नलिस्ट जिसका नाम था एंड्रेस रैपमैन। अब तो मैंने बताया तुम्हें जो पहला फोर्ट था वो था फ्रांस का बेस्टाइल फोर्ट, जिसे जला दिया गया था फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान। अब हमारे पेंटर के हिसाब से ये जो जर्मनी के अंदर में फोर्ट है ना, इसे भी जला देना चाहिए, ठीक है। अब यही चीज़ बताया गया है, मतलब सिंबलाइज करा गया है, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर के साथ जो पेंटर हमें ये बताना चाह रहा है कि हम लोगों को अपना फ्रीडम खुद से चाहिए। देखो लिखा हुआ है पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। समझ रहे हो बात? जिस तरीके से फ्रांस के अंदर में हुआ है उस तरीके से हमें जर्मनी के अंदर भी करना है, ये चीज बता रहा है। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये जर्मन एल्मेनेक क्या डिस्क्राइब कर रहा है। सो देखो ये डिस्क्राइब कर रहा है जो ये बेस्टाइल फोर्ट है, इसे कैसे हमने बर्बाद कर दिया, ठीक है। ये चीज डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब अगला पेंटिंग, टाइटल है तुम्हारे सामने क्या? ट्री ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे तुम देख रहे हो फ्रांस के सोल्जर्स यहाँ पे एक ट्री लगा रहा है, और ये ट्री क्या है? ट्री ऑफ लिबर्टी है। ये कहाँ लगाया जा रहा है? जर्मनी के अंदर पे, ठीक है। अब इस पेंटिंग को पेंट किया था कार्ल कैस्पर ने। अब ये देखो एक तरीके से टोंट मारा जा रहा है, कैसे देखो तो तुम्हें सीन तो पता है कैसा था कि नेपोलियन जब फ्रांस को रूल करने लगता है तो वो क्या कर रहा था, जो भी आसपास का एरिया था उन सब के जो मोनार्की को हटा के वहाँ लिबर्टी लेके आ रहा था, यानी कि वहाँ के लोगों को आज़ादी दे रहा था। तो ये जो चीज़ है, जो पेड़ लगाया जा रहा है, ये क्या है? ट्री ऑफ लिबर्टी, यानी कि आज़ादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट रुको, पेंटिंग के इस हिस्से पे देखो क्या करा जा रहा है। फ्रांस सोल्जर जो जर्मनी के आम पीजेंट्स यानी किसान है ना, उनके साथ अत्याचार कर रहा है, ठीक है। एंड तुम सेंटर पार्ट पे देखो, यहाँ पे फ्रांस के सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? जर्मनी की लड़कियों के साथ यानी कि वुमेन्स के साथ हैरासमेंट कर रहे हैं, यानी कि उन्हें तंग कर रहे हैं। एंड देन तुम इस तरफ देख सकते हो पीजेंट्स को, यानी कि जो फार्मर्स है, उन्हें क्या करा जा रहा है? घुटनों पे बैठाया जा रहा है जबरदस्ती। यहाँ पे तुम देख सकते हो 4-5 लोग एक इंसान को लटका के बैठे हुए। अब ये सारी चीजें क्या सिंबलाइज कर रहा है? ट्री ऑफ लिबर्टी के नाम पे भाई साहब हमारा तो चूतिया काटा जा रहा है, बात समझ रहे हो? देखो ये फोटो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इस लाइन से तुम समझ पाओगे। टुक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस। ले जाओ भाई फ्रांस के लोग, तुम हमारा फ्रीडम एंड लिबर्टी को ही ले जाओ, ये बताने का कोशिश कर रहा है ये पेंटर। सो इसी पिक्चर के ऊपर एक एमसीक्यू देखते हैं अभी। ये जो पिक्चर हमने थोड़े पहले देखा ना, ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है एक चीज कि हम क्रिसमस मना रहे हैं? नहीं, ये बता रहा है कि जो ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया जा रहा है। बट किस तरीके से प्लांट किया जा रहा है? क्या सही में वो लिबर्टी ला रहा है? नहीं ला रहा है, हमने देखा था, ठीक है। लिबर्टी के नाम पे तो यहाँ भाई साहब अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ। सो इस पिक्चर से तुम्हें क्या तैयार करना है? पहला चीज तो टाइटल क्या है इस पिक्चर का? ट्री ऑफ लिबर्टी। इसका पेंटर कौन था वो जान लेना। एंड क्या मैसेज हो रहा है? टुक द फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, यानी कि हमारा फ्रीडम ले जाओ, हमारा इक्वालिटी तुम ले जाओ।
ये मैसेज छोड़ के जा रहा है ये। अब देखो अगला पिक्चर। सबसे पहला चीज़ तो ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है नेपोलियन को। अब क्या सीन है मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो जर्मनी के अंदर पे एक जगह है, तुम्हें पता है बहुत ही इंडस्ट्रियली डेवलप था, राइनलैंड। याद है तुम्हें? हमने पढ़ा भी था शायद क्लास 9 पे। अब देखो सीन क्या है यहाँ पे, जब फ्रांस आर्मी राइनलैंड पे अटैक कर रहा था तो एक ऐसा ही बैटल होता है, बैटल ऑफ लिपीस, जो कि फ्रांस आर्मी हारता है। अब हारने के बाद ये दिखा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि नेपोलियन वो बैटल हारने के बाद अपने घर जा रहा है वापस, और हारते हुए जो भी टेरिटरी उसने जीता था ना जर्मनी का, वो सब खो खो के जा रहा है वो। ठीक है, तो ये पोस्टमैन सबसे पहला चीज़ कौन है? नेपोलियन है। एंड ये कौन सा लड़ाई हारता है? बैटल ऑफ लिपीस, जो कि हुआ था 1813 को, जिसके वजह से उसका जो टेरिटरी उसने जीता था उन सबको उसे खो के वापस जाना पड़ता है। दैट्स इट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये इमेज जिसका टाइटल क्या था? द कोरियर ऑफ राइनलैंड। ठीक है, अब ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या बताना क्या चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है नेपोलियन का हार को। कहाँ का हार यार? बैटल ऑफ लिपीस। ठीक है, जर्मनी के अंदर में लड़ा गया था ये। अब अगला पिक्चर है तुम्हारे सामने ये। अब ये क्या है ये पिक्चर? वो जानने से पहले जानो कि ये पिक्चर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ये टॉपिक रिलेटेड है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तुम्हें पता है कि नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हार गया था 1815 को। अब उसके बाद क्या हुआ? दोबारा मोनार्की को वापस लाया गया। अब उसके बाद लोगों को बोलने का हक, जो कि थोड़ा बहुत नेपोलियन ने दिया था, वो सब छीन चुका था। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब करा जा रहा है। देखो इस पिक्चर के अंदर पे 2 बोर्ड्स दिया हुआ है, जो तुम्हारे राइट साइड पे है वहाँ बताया है कि बस सोचना है भाई साहब, कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, एंड देन जो सेकेंड वाला पिक्चर है वहाँ पे कुछ रूल्स लिखा हुआ है क्लब का। ठीक है, ये जो क्लब बनाया हुआ है एक, क्या है ये क्लब का नाम? देखो दिया हुआ है द क्लब ऑफ थिंकर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रूल्स है इस क्लब ऑफ थिंकर्स का? सबसे पहला चीज तो शांत बैठना है। ठीक है, एंड दूसरा चीज मुंह पे एक पट्टा लगा के आना है। तुम देख पा रहे हो सबके मुंह पे एक पट्टा लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे सामने अगला पिक्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो गुसीपी मजीनी का नाम सुना था तुमने। अब इसने ना क्या क्या था, इटली का था तुम्हें पता है, और इसने 2 सीक्रेट ग्रुप बनाया था। अब दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप था यंग इटली एंड दूसरा था यंग यूरोप। अब यहाँ पे ये यंग यूरोप को फाउंड कर रहा है। ठीक है, यही दिखाया जा रहा है इस पिक्चर पे। सो अगर इस पिक्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चन इस तरीके का आ गया कि ये पिक्चर किस तरीके का चीज़ डिस्क्राइब करना चाह रहा है, तो तुम बता सकोगे कि यंग यूरोप को फाउंड करा जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये पिक्चर, टाइटल है इसका मैसेकर ऑफ चियोस। सो ये पिक्चर क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, उससे पहले ये समझो कि ग्रीक ना 1824 के समय पे एक कॉलोनी था, तुम कह सकते हो ऑटोमन एम्पायर के अंदर पे था। तो तुम यहाँ पे देखो एक पगड़ी पहन के इंसान, क्या ये मुस्लिम रूलर है, और वो क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है लोगों के ऊपर। ये लोग कौन है? ग्रीक के आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, जिनके ऊपर ऑटोमन्स यानी कि आज का जो मॉडर्न डे टर्की है वहाँ के लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो लाइक इस पिक्चर को तुम कह सकते हो बनाया इसलिए गया था कि सिंपैथी दिखा पाए, जो गलत चीज़ हुआ था ना ग्रीक लोगों के साथ, मैसेकर जो उनके साथ हुआ था चियोस के अंदर, जिसे हम जानते हैं मैसेकर ऑफ चियोस के नाम से, वही चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है। सो लाइक अब सवाल ये उठता है कि ये पिक्चर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? तो ये टॉपिक से रिलेटेड है रोमांटिसिज्म वाले। ठीक है, लाइक देखो जो ग्रीक जो यूनिफाइड हुआ था ना, उस पर रोमांटिसिज्म का एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस था, और उसी में से ये पिक्चर है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से ग्रीक लोगों के साथ हुआ था, मतलब ऑटोमन एम्पायर के साथ रहते हुए अत्याचार। अब अगला पिक्चर है तुम्हारे सामने, जिसका टाइटल कह सकते हो, जो भी कह लो तुम। क्या है वो? पीजेंट्स अपराइजिंग का हुआ था 1848 पे। अब देखो ये सीन क्या है नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन को देखोगे तब समझ जाओगे। सो लाइक देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आए थे हम लुइस फिलिप के साथ। ठीक है, बट एक समय के बाद जो यूरोप के अंदर में क्या लोग, फ्रांस के अंदर पे इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ गया था। अब उस इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से लोग जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थे ना, उसे भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये पीजेंट्स जो अपराइजिंग था वो लुइस फिलिप के खिलाफ हुआ था, जिसकी वजह से लुइस फिलिप को भागना पड़ा था, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी फ्रांस के अंदर पे खत्म हो गया था। सो लाइक तुम अब कह सकते हो कि ये जो पिक्चर है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि लुइस फिलिप क्यों भाग गया था। ठीक है, पीजेंट अपराइजिंग की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं, जो कि एक पार्लियामेंट है जर्मनी का। इसका नाम क्या है? द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हाँ, तुम इस इमेज को देख के पता चल जाएगा तुम्हें कि हाँ ये क्या है, जर्मनी का पार्लियामेंट है, जिसका नाम भी हमें पता है अभी। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये देखो, यहाँ पे ये एक वुमेन फिगर बना हुआ है, ये याद रखना, इसके ऊपर भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या है? एलिगरी है जर्मनी का, यानी कि जैसे हमारे इंडिया पे ना भारत माता, जर्मनी का कह सकते हो माता कह सकते हो तुम। इसका नाम क्या है? जर्मेनिया। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हम पढ़ेंगे आगे कि जर्मेनिया कहाँ दिखाया गया था। तो इसी पार्लियामेंट जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था,
उसके अंदर दिखाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर ही कि ये जो इमेज है ये क्या सिग्निफाइड कर रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है हमें। ये बताना चाह रहा है कि ये एक पार्लियामेंट है, इसका नाम क्या है, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पाउल, ठीक है। अब तुम्हारे सामने अगला पिक्चर जिसका टाइटल क्या है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेलिस। अब देखो तुम्हें पता है कि क्या हुआ था, जर्मनी के अंदर पे इकलौता तुम कह सकते हो कंट्री बना, यूनिफाइड हुआ, जहाँ पे क्या था मोनार्की ने भी सपोर्ट किया कि चलो नेशन स्टेट बनाते हैं, ठीक है। अब उस समय एम्परर कौन था, केसर विलियम वन, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ दिया था उसमें किसने, हमारे ऑटोमन बिस्मार्क ने, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग एक आर्टिस्ट ने ऑटोमन बिस्मार्क को उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। अब यहाँ पे वही चीज दिखा रहा है कि किस तरीके से जर्मन एम्पायर जो है वो क्या करता है, प्रोक्लेम होता है, मतलब खड़ा करा जाता है जर्मन एम्पायर को। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम कह सकते हो कि ये इमेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, सिग्निफाइड कर रहा है। तो हमें पता है द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर, ठीक है। अब तुम्हारे सामने अगला पिक्चर जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये बना जा सकता है कि ये बंदा चाबुक लेके है कौन ये। तो सबसे पहला चीज ये है ऑटोमन बिस्मार्क, जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अब ये पार्लियामेंट पे चाबुक लेके बैठा हुआ, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बहुत ही एक वायलेंट एंड स्ट्रिक्ट नेचर है ऑटोमन बिस्मार्क का, ठीक है। अपने देश को चलाने के लिए मतलब कुछ भी कर लेगा, ठीक है। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, वो चीज बता रहा है। अब देखो ये अगला पिक्चर, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है। अब थोड़े पहले हमने देखा था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे ऑटोमन बिस्मार्क ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। उसी तरीके से एग्जैक्टली जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ था ना, तो एक इंसान जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उस इंसान का नाम है गुसिप्पी गैरिबाल्डी। अब ये जो इंसान जूता पहना रहा है ना, वो कौन है, गुसिप्पी गैरिबाल्डी है। और किसको पहनाया जा रहा है, विक्टर एमनेंटो को। यही चीज यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है किस तरीके से जब इटली जो कि पहले 60 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे किस तरीके से जोड़ा, और जोड़ने पे हमारे जो गुसिप्पी गैरिबाल्डी का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल था। नाउ ये क्वेश्चन, ये तो सबसे सिंपल है, ये है कौन ये औरत स्टंप पे जो बना हुआ है। तो देखो तुम ऊपर में देखो तब समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है। देखो REPUB रिपब्लिक होता होगा, और ये क्या है, फ्रांस हो सकता है, ठीक है। अब इससे एक चीज पता चल रहा है कि इमेज कहाँ से रिलेटेड है, फ्रांस से रिलेटेड है। अब ये औरत कौन है पता है, ये एलेग्री है फ्रांस का, यानी कि ये है मैरियाना। जैसे जर्मेनिया था जर्मनी का, उसी तरीके से फ्रांस का जो एलेग्री था वो है मैरियाना। तो इसी का इमेज है ये, जो कि यहाँ पे तुम देख भी पा रहे हो। ये स्टम्प क्या है, मैरियाना है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को। अब अगला इमेज जो कि किसका, देख के पता चल रहा है ये इमेज है जर्मेनिया का। अब ये इमेज कहाँ टंगा हुआ था, ये इमेज टंगा हुआ था एक पार्लियामेंट के अंदर पे, नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी का। अब देखो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो जर्मेनिया का अलग अलग हाथ पे चीजें पकड़ा हुआ है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लाइक देखो ये क्वेश्चन है, जर्मेनिया का जो इमेज है, उनके हाथ पे जो तलवार है ना, उस पे ऑलिव ब्रांचेस लगा हुआ है। अब वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो क्या स्टैंड कर रहा है, ठीक है। अब ये जानने के लिए तुम्हें ये टेबल को अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे तुम, ये जो ब्रोकन चेन है, टूटा हुआ चेन है, ये सिंबलाइज कर रहा है आजादी को। फिर ये ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है जर्मन एम्पायर का स्ट्रेंथ को। एंड जो ऑलिव लीव्स है जो हमारे जर्मनिया ने सर पे पहना हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीरोइज्म को, यानी कि वो बहुत ही बहादुर है, ठीक है। एंड ये तलवार क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडीनेस टू फाइट, यानी कि लड़ने के लिए तैयार है भाई साहब, आओगे तो कूट देंगे। बट उस तलवार के देखो साइड पे एक ऑलिव ब्रांच लगा हुआ है। अब ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि हम लड़ने के लिए भी तैयार है, बट हम शांति भी करने के लिए तैयार है। अब तुम्हारा ऑप्शन है, तुम क्या करना चाहते हो। एंड देन जो ये झंडा है, ये क्या है, ये सबसे पहला तो ये जर्मनी का झंडा है। एंड देन इसके अलावा ये फ्लैग था जो लिबरल नेशनलिस्ट था उनका भी, ठीक है। एंड आखिरी चीज देखो, ये जो इमेज है, इसके पीछे में जो देखो सनराइज होते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है, सूरज उग रहा है। ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, एक नए युग का शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये इमेज है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि ये औरत कौन है और ये क्या कर रही है, रो रही है क्या। तो पहला चीज, ये औरत कौन है, जर्मेनिया है। अब ये क्यों ऐसे बैठी हुई है, देखो आगे में इस औरत के क्या है, क्राउन है, यानी कि ताज है, ठीक है। तो ये नाखुश है, फॉलिंग जर्मेनिया, क्यों मतलब नाखुश है बोलने से राजा का जो अत्याचार था उससे हमारा जर्मेनिया नाखुश है, ये चीज को ये सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये इमेज देख के पता चल रहा है कि कौन है, जर्मेनिया है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, देखो टाइटल देख के तुम समझ पाओगे, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। अब सीन कुछ ऐसा है, तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम था राइनलैंड या राइन कह लो। अब वो जगह इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप था,
जहाँ में मिनरल्स का भरमार था और उस जगह को हमेशा फ्रांस हो अटैक करने के लिए तैयार रहता था, ठीक है। अब उस चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरीके से जर्मेनिया यानी कि जो है जर्मनी अपना जो जगह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यार आओगे तो पेल दिए जाओगे, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जर्मनी अपने राइनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है यहाँ पे। एंड देन देखो पहले चैप्टर से आखिरी इमेज है, क्या बता रहा है ये इमेज और क्या है ये एक मैप है ब्रिटिश एम्पायर का। तुम देख पाओगे लगभग हर एक जगह को ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंसान ये बैठा हुआ है नहीं क्या है, ब्रिटेनिया है, यानी कि तुम कह सकते हो एलिगरी है ब्रिटेन का। अब नीचे पे देखो एक इंसान है, ये कौन है, एटलस है, जो कि दुनिया को पकड़ के बैठा हुआ है और इसको कौन रूल कर रहा है, इसको रूल कर रहा है ब्रिटेनिया, ठीक है। अब देखो अलग अलग तरह के जानवर दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, हाथी, शेर, फॉरेस्ट एंड प्रिमिटिव पीपल्स। ये क्या को सिंबलाइज कर रहे हैं, उनके कॉलोनीज को। लाइक हाथी सिंबलाइज कर रहा होगा शायद इंडिया को, एंड देन देखो कुछ प्रिमिटिव लोग हैं, ये अफ्रीकन होते होंगे, ठीक है, इस तरीके से ही है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सोन इन द पिक्चर एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के हिसाब से ये पिक्चर पे क्या दिखाया जा रहा है। पहला चीज या सी रूट को ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा है, पिक्चर को देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज ब्रिटेनिया सिटिंग ऑन द ग्लोब, ये भी सही लग रहा है। एंड तीसरा चीज देखो इट्स वेरियस कॉलोनीज, हाँ अलग अलग कॉलोनीज भी दिखाया गया है मैप के अंदर। एंड आखिरी चीज़ है इट्स डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, हाँ सही बात है ये भी कि ब्रिटेन डोमिनेट कर रहा है। अब सब तो सही है यार, क्या करें अब देखो यहाँ पे मैप पे देख के एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर ये पता चल रहा है। इन सारी चीज़ों को तो हम डिपिक्ट कर रहे हैं, हम आइडिया से बता रहे हैं, बट ये चीज़ सीधा सीधा दिया हुआ है पे क्या ब्रिटेनिया जो है ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ है, तो यही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, ठीक है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर तो खत्म कर लिया हमने, अब दूसरे चैप्टर पे बढ़ते हैं जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब पहला पिक्चर है तुम्हारे सामने, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है और यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला देखो ये क्या है, एक मास प्रोसेशन पे जो कि सड़कों पे हो रहा है। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो दौरान था, मतलब आजादी का जो लड़ाई था उस दौरान ऐसे जो प्रोसेशन है वो कॉमन फीचर्स था नेशनल मूवमेंट का, ठीक है। ये क्या चीज को सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो आजादी का लड़ाई था ना, उस लड़ाई के दौरान ये कॉमन फीचर्स था, लोग सड़क पे बात बात पे अंग्रेजों के खिलाफ उतर आते थे, ठीक है। अब ये पिक्चर को देखो, देख के कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्या है नहीं है। टाइटल को पढ़ते हैं, इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉल क्रस्ट 6 नवंबर 1913। अफ्रीका के अंदर पे इंडिया के वर्कर्स मार्च कर रहे हैं और जिनको लीड कर रहा है कौन, हमारे गांधी जी। और ये क्यों मार्च कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई साहब काले गोरे का बहुत भेदभाव होता था, तो जो रेशियल लॉज बने हुए थे ना उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था, ठीक है, गांधी जी का। अब यहाँ पे वही चीज़ डिस्क्राइब करा गया है। एंड देन अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये फोटो हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, किस इवेंट के बारे में बता रहा है। सो लाइक क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे है कि ये इमेज क्या चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो लाइक देखो ये इमेज डिस्क्राइब कर रहा है एक चीज़ को, जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। तो सिंपल सा आंसर इसका, कोई सोचना मत समझना मत, बस इतना जान लो। ये पिक्चर अगर आ गया एग्जाम में तो ये पिक्चर किससे रिलेट कर रहा है, जालियांवाला बाग मैसेकर से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये पिक्चर क्या चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, क्या दिखा रहा है ये देखो। यहाँ पे एक चरखा है, ठीक है, लोग चरखे को लेके खड़ा हुआ है, मार्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, टाइटल पढ़ते हैं, द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करा जा रहा है क्योंकि देखो फॉरेन कपड़ा को एक तरीके से उस समय सिंबल की तरह माना गया कि हाँ जो वेस्टर्न पावर्स है ना, उनका जो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेंस है ये उनके फॉरेन गुड्स से ही सिंबलाइज करेंगे हम। तो अगर उन्हें हराना है, उनका जो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेंस है उसे ख़त्म करना है, तो उनके कपड़ा जो होता है उन्हें मत पहनो, उसके जगह पे हम अपने खुद के कपड़े बनाएंगे, और जिसके लिए चरखा का इस्तेमाल करा गया। सो लाइक तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। पहला चीज़ तो ये चरखा क्या चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, हमारे स्ट्रेंथ को, और उनका जो स्ट्रेंथ था वो क्या था, फॉरेन क्लॉथ, ठीक है। अब उसको ख़त्म करना है तो अपना कपड़ा को प्रमोट करना पड़ेगा, यानी कि अपनी चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे चरखे को दिखाया गया। अब उसके बाद ये इमेज क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, लिखा हुआ है टाइटल पे, चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था ना उस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करा जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं कि ये पिक्चर किस इवेंट से एसोसिएटेड है, तो ये इवेंट एसोसिएटेड है चोरी चोरा इंसिडेंट से। क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट था उसे बंद करवा दिया था। क्यों करवा दिया था, क्योंकि चोरी चोरा के अंदर पे जो पुलिस स्टेशन था उसे आम लोगों ने जला दिया था। अब अंग्रेजों का पुलिस स्टेशन तो जला दिया था, बट गांधी जी का सख्त कहना था कि वायलेंस नहीं चाहिए अपन को, बट वायलेंस हुआ था भाई। तो अब होना क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करा दिया गया, तो यहाँ पे वही इवेंट हुआ था। एंड देन ये इमेज के बारे में मुझे कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं,
दांडी मार्च करा जा रहा है, गांधी जी है, उनके साथ कई सारे लोग हैं। गांधी जी ने जब शुरुआत किया था साबरमती आश्रम से, तो उनके साथ कितने लोग आए थे? 78 वॉलंटियर्स। एंड देन फिर हजारों लोगों ने इसे ज्वाइन किया, और यहाँ तक कि अमेरिका तक में इसका ब्रॉडकास्टिंग हुआ था। ठीक है, अमेरिकन तक ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था कि गांधी जी एक शुक्ला दुबला पतला इंसान भाई साहब चले जा रहा है। ठीक है, अब ये इमेज, अगर तुम इस इमेज को गौर से देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है? औरतें। ठीक है, तो औरतें क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं नेशनल मूवमेंट पे, अपना योगदान देने आए। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। किसी की गोदी में बच्चा है, किसी के हाथ पे बच्चा है, बट भाई साहब औरतें भी कम नहीं थे इस लड़ाई पे जो आज़ादी का है उस पर। ठीक है, अब उसके बाद ये इमेज देखो, यहाँ पे देख रहे हो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे उस समय के, बड़े बड़े, वो तुम्हें दिख रहे हैं। लाइक देखो उसका टाइटल क्या है? मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लीडर्स इन इलाहाबाद। कब हुआ था? 1931 को। अब यहाँ पे तुम्हें कौन कौन सा इंसान दिख रहा है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला चीज़ तो गांधी जी दिख रहा है, वो तो दूर से हमें पता चल रहा है। ये देखो भाई साहब, मतलब क्या कहे, गांधी जी तो औसम है ना भाई, दूर से दिख जाते हैं। अब उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं यहाँ पे, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठे हुए एंड एक्सट्रीम राइट पे बैठे हुए हमारे पहले कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। राइट से 5th पर्सन जो है वो कौन है? हमारे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब क्लियर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लीडर था ना, ये इवेंट किससे रिलेटेड है? ये इवेंट सिंपल सा मतलब ये है कि ये इवेंट हो क्यों रहा था। अब इतने सारे बड़े बड़े लीडर एक साथ इकट्ठे हैं, तो कुछ बड़ा ही होने के लिए मतलब आए होगे ना, मीटिंग कर रहे होगे ना। तो देखो जो पहला ऑप्शन है हमारा कि हाँ ये एक पार्टी फॉर्म करने के लिए बैठे हुए थे, स्वराज पार्टी, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्वराज पार्टी जो था वो बना था 1923 को। बट तुम देखो यहाँ पे पिक्चर पे दिया हुआ मेंशन किया हुआ, ये मीटिंग कब का है? ये मीटिंग है 1931 का। तो स्वराज पार्टी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही हो चुका था। एंड देन जो दूसरा ऑप्शन है कि ये शायद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हो सकता है, तो नहीं, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 को। भाई साहब 12 साल पहले का बात है ये, वो भी नहीं हो सकता। हाँ, तो कौन सा इवेंट हो सकता है? शायद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही हो सकता है, क्योंकि उसका शुरुआत तो 1930 से ही हो गया था। तो उसी बीच का कोई मीटिंग चल रहा होगा और उसी बीच का ये इमेज है। और जो बात रहा साइमन कमीशन का, वो तो हुआ था 1928 को, तो वो तो हो ही नहीं सकता भाई। सो जो बचा हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास 3 लोग हैं। अब ऐसा आ सकता है कि ये जो तीसरा इंसान है वो कौन है? पहला 2 तो तुम पता कर लोगे कि गांधी जी है, नेहरू जी है, तीसरा कौन है? मौलाना आजाद। याद रहेगा, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये इमेज ना मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई इमेज है, आई गेस यही होता होगा। वैसे तो ये इमेज देख के तुम्हें कुछ खास पता नहीं चलेगा, बट अगर तुम ध्यान से इस इमेज के कोने कोने पे देखो ना, तो देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है? ताजमहल। यहाँ पे क्या बना हुआ है? टेम्पल। यहाँ पे क्या बना हुआ है? चर्च। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला चीज तो ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। अब क्या सिंबलाइज कर रहा है? यूनिटी को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्मों को सिंबलाइज करा जा रहा है। लाइक यहाँ पे टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, समझ रहे हो ना बात? तो ये यूनिटी को सिंबलाइज कर रहा है ये पिक्चर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख सकते हो तुम कि ये जो इमेज है बाल गंगाधर तिलक का, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहला चीज़ तो हाँ, ये बाल गंगाधर तिलक का इमेज है, बट सिंबलाइज क्या चीज़ को कर रहा है? सिग्निफाइड की चीज़ को कर रहा है। तो ये सिग्निफाइड कर रहा है द सिंबल ऑफ यूनिटी को। अब देखो ये इमेज है, देखिए पता चल रहा है ये है इंडिया का फीमेल एलिग्री। नाम लिखा हुआ देखो क्या है? भारत माता। अब इस इमेज को किसने डिज़ाइन किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अब देखो हमें बताया गया थोड़ा कि जो रवि वर्मा था ना, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि रवि वर्मा कौन था नहीं था, प्रिंट एंड कल्चर वाले चैप्टर पे। एग्जाम में तुम्हारे ये आ जाए कि इसका पेंटर कौन था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये था इसका पेंटर। लाइक देखो ये भारत माता है, भारत माता के हाथ में 4 चीज़ें दिया हुआ है। क्या क्या है? पहला तो एक किताब है जिसे तुम लर्निंग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे। एंड देन कपड़ा है, क्लॉथ, एंड देन फूड है, यानी कि खाना है, देख रहे हो यहाँ पे। अब आखिरी जो चीज़ है माला है। अब माला क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्थेटिक क्वालिटीज़ को, यानी कि तुम कह सकते हो रिलीजियस क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इंडियन का ट्रू नेचर को जानना है तो तुम चारों चीज़ों से जान सकते हो। क्या हम लोग थोड़ा रिलीजियस भी है, जो कि माला रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हमें क्या चाहिए होता है? खाना, नॉलेज एंड कपड़े। और ये चारों चीज़ें हमें देता कौन है? हमारा धरती, यानी कि हमारी भारत माता। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन भी है इसके लिए कि हाउ इज भारत माता पोर्ट्रेड इन द अबव पिक्चर। क्या चीज़ के बारे में बता रहा है? क्या ये बता रहा है एस्थेटिक क्वालिटीज़ के बारे में? हाँ। क्या ये बता रहा है कुछ डिवाइन नेचर के बारे में? क्या ये बता रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में? या फिर सारे के सारे? सो इसका जो आंसर होगा वो सारे के सारे होगा। ठीक है, क्योंकि एस्थेटिक क्वालिटी के बारे में बता रहा है माला जो, एंड देन डिवाइन नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है यहाँ पे। सो लाइक यही रहेगा ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है। अब उसके बाद ये इमेज है, कौन है पता है तुम्हें? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। अब ये क्या करके बैठे हुए हैं? एक किताब लेके बैठे हुए हैं जहाँ में क्या है, इंडिया का मैप है, भारत माता है, और वो अपने दिल पे रखे हुए हैं। अब ये चीज़ क्या सिंबलाइज कर रहा है पता है? कि भाई साहब देश जो है ना, देश से बड़ा और कुछ नहीं है, दिल पे रखते हैं हम देश को। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द नेशन वाज पावरफुल विद इन द पॉपुलर इमेजिनेशन। लाइक आज के समय में शायद अब देशभक्ति की भावना के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, कैसा लोग सोचते नहीं सोचते, बट उस समय के लोग ना भाई साहब देश के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने जो मतलब भारत माता जो है, मतलब अपने लैंड के बारे में बहुत सोचा करते थे, क्योंकि उन्हें आज़ादी का वैल्यू पता था। और लाइक बी ऑनेस्ट, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना अभी तक, हमें सही में पता नहीं है कि आज़ादी क्या चीज़ होता है। एक बार अगर हम गुलाम बन जाएंगे ना, तब पता चलेगा हमें ये चीज़। तो भाई साहब अपना जो वैल्यू है आज़ादी का, उसे रिस्पेक्ट करो, और अगर कोई गलत करते हुए दिखे तो भाई उसे डांटो यार। एंड देन अब इस इमेज को देखो, ये इमेज दो चीज़ सिमिलर है पहले जैसा। पहला चीज़ तो ये भी भारत माता को दिखा रहा है, एंड दूसरा चीज़ इसका भी पेंटर कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर है। एंड यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रहा है हमें, एलिफेंट एंड लायन। क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलिफेंट एंड लायन? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पावर एंड अथॉरिटी को। इससे पहले वाले इमेज में जो दिखाया गया था वहाँ पे मतलब हमारे भारत माता शांत थे, तो वहाँ में ट्रू इंडियन के नेचर को दिखाया गया था। बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, हमारे अंदर पे पावर स्ट्रेंथ भी है, वो ये इमेज हमें बता रहा है, ठीक है। एंड देन आखिरी इमेज ये देख रहे हो, यहाँ पे औरतें लाइन पे लगे हुए। अब क्यों लगे हुए? लिखा हुआ है देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रोसेशन कर रहे हैं, यानी कि नारे लगा रहे हैं, मतलब लाइन पे लगे हुए मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। औरतों ने भी मतलब बराबर का आज़ादी में पार्टिसिपेट किया है, वो चीज़ को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी होता है खत्म। बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। सो थर्ड चैप्टर, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जिसका पहला पिक्चर है ये क्या है, एक मोनूमेंटल स्टोन है, पत्थर पे बना हुआ एक इमेज दिख रहा हमें। अब यहाँ पे देखो इमेज ऑफ शिप, जहाज दिख रहा है। अब ये क्या चीज़ को बता रहा है? ये बता रहा है कि एंशिएंट टाइम पे किस तरीके से इंडिया जो है वो ओशियनिक ट्रेड करता था। सिंपल सा बात ये है, ठीक है। एंड देन अब आ जाओ इस इमेज पे। ये इमेज क्या है? एक चाइनीज केप पेंटिंग है। अब ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये डिपिक्ट कर रहा है क्या चीज़ को? सिल्क रूट का ट्रेड को, ठीक है। उस समय क्या करते थे चाइनीज लोग? पूरा चाइना से एक सिल्क रूट बनाते हुए यूरोप जाते थे। लाइक यहाँ में भी वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से घोड़ा में बैठे हुए लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन देखो अब ये इमेज, ये कहाँ से है? सबसे पहला चीज़ तो ये मार्को पोलो का एक किताब है, बुक ऑफ मार्बल्स। अब ये इमेज बता क्या रहा है? जो मर्चेंट थे ना वेनिस के, यानी कि तुम कह लो इटली के मर्चेंट लोग ओरिएंट एक्सचेंज ऑफ गुड कर रहे हैं। ओरिएंट मतलब देखो क्या है, तुम कह लो इंडिया और या फिर चाइना, वहाँ के लोगों के साथ ट्रेड करा जा रहा है, ठीक है। यूरोपियन किस तरीके से जो चाइना, इंडिया ऐसे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड व्यापार कर रहे हैं, वो चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पे एक शिप है, शिप से लोग आ रहे हैं, सामान दे रहे हैं, और उसके बदले में वो लोग भी कुछ दे रहे हैं उन्हें, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एंड देन देखो ये पिक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अमेरिका को डिस्कवर करने के बाद हमें पता चला कि पोटैटो एक बवाल का चीज़ होता है भाई साहब, सस्ता है, जिससे गरीबों का भूख मिट सकता है। अब उस समय यूरोप डेवलप तो था नहीं, टेक्नोलॉजीज तो उनके पास था नहीं, तो गरीबों को खाने के लिए मतलब चीज़ होता नहीं था, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी तुम्हें पता है बहुत ही हार्श होता है, हमेशा ही विंटर रहता है, सर्दी रहता है। बट पोटैटो जो था वो सही था उनके लिए, तो धमाधम खाते थे गरीब लोग वहाँ के। बट क्या होता है देखो, आयरिश पोटैटो फेमाइन आता है कब? 1849 को, जिसके वजह से लोग भूखे भूखे मर रहे थे। अब उसी का एक पिक्चर जहाँ दिखाया गया जा रहा था, एक भूखा बच्चा है और उसकी माँ है खोंद रही है, आलू निकाल रही है, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली फील्ड है। बट उसके बाद भी दिखाया जा रहा है कि कुछ बचा होगा तो हम खा लेते, क्योंकि उस समय मतलब पोटैटो का जो खेती है वो खराब हो गया था फेमाइन आने की वजह से, और इसकी वजह से लाखों लोग मरते, ठीक है, भूखे। अब देखो ये इमेज क्या चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है स्लेव ट्रेड को। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्लेव बोल के, देखा तुमने? यहाँ पे क्या करा जा रहा है? औरतों को, मर्दों को एकदम ड्रेसअप करके तैयार करा जा रहा है और बेचने के लिए मतलब सूट बूट पहना दिया जा रहा है कि भाई अब सामान ही है, ऐसा मतलब एक्ट किया जा रहा है, खरीदना जिसे खरीद लो, ठीक है। एंड देन अब आ जाओ इस इमेज पे, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? टाइटल पढ़ो, मीट बिगिन लोडेड ऑन टू द शिप। हाँ, क्या ये मीट को लोड किया जा रहा है शिप में। अब देखो ये कब का सीन है पता है? जब जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ चुका था ना, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, अमेरिका से जानवरों को लेके जाया जाता था यूरोप पे। अब लेके जाने टाइम को क्या होता था, बीमार होकर मर जाते थे या वेट लॉस होता था, मतलब तुम समझ रहे हो ना, लुस्कान होता था। अब इन लुस्कानों को ख़त्म करने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी आता है, रेफ्रिजरेटेड शिप,
जहाँ क्या होता है मीट को काट काट के लेके जाया जाता था यूरोप के अंदर पे। सो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। सो लाइक अब अगला क्वेश्चन जहाँ पे देखो तुम देख पा रहे हो कुछ इंडियन लोग, औरतें भी है मर्द भी है, अब क्या कर रहे हैं लोग, इंडियन इंडेंजर्ड लेबर इन द कोको प्लांटेशन इन त्रिनिदाद। अब क्या सीन था तुम्हें पता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंडिया के लोगों को काम करने के लिए यानी कि प्लांटेशन करने के लिए लेके जाया जाता था, जो भी कॉलोनीज थे ना ब्रिटेन के, उनमें से एक कॉलोनी था त्रिनिदाद, और वहीं पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ को इस पिक्चर में डिपिक्ट करा गया है। एंड देन देखो ये पिक्चर भी उसी से रिलेटेड है। अब देखो मैंने बताया कि काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को इंडिया से लेके जाया जाता था, जो भी ब्रिटिश के कॉलोनीज थे। अब कैसे उनका आइडेंटिफिकेशन होता था, उनके नाम से नहीं, उनके नंबर से। देखो यहाँ में लिखा हुआ है इंडेंजर्ड लेबर फोटोग्राफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखो द नंबर्स नॉट द नेम मैटर्स, नाम मैटर नहीं करता भाई, नंबर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से लेबर नंबर कितना है वो पता करेंगे। ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि हमारा वैल्यू कैसा था अंग्रेजों के सामने। एंड देन देखो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता था, जिसके हिसाब से हम जाते थे उनके लिए काम करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट का पिक्चर है ये। ठीक है, एंड अब आ जाओ ये क्या है, ये है तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन जो सेंटर, जहाँ पे वो लोग पूरा अपना बिजनेस को संभालते थे। क्योंकि तुम्हें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक कंपनी था जो बिजनेस करता था दुनिया के अलग अलग कोने पे जाके। अब उनका जो मेन बिजनेस सेंटर जो चलता था ना, वो कहाँ से चलता था, ये इंग्लैंड के अंदर पे जो ये बिल्डिंग है इधर से चलता था। इसे कहा गया देखो नर्व सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दुनिया में जो भी करना है नहीं करना है, डिसीजन लेना है, सब यही से होके आता था। ठीक है, एंड देन अब ये पिक्चर देखो, टाइटल पढ़ के समझ में आ रहा है, दूर से लिया हुआ एक फोटो है, व्यू दिखा रहा है सूरत, गुजरात के अंदर पे सूरत और उसके रिवर्स का। अब क्या इससे क्या डिपिक्ट हो रहा है, ओशैनिक ट्रेड होता था उस समय सूरत से, वो चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उस समय में सूरत एक मेन सेंटर था ओशैनिक ट्रेड का। एंड देन अब ये क्या है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, अमेरिका के अंदर पे मास स्केल प्रोडक्शन होता है, और जो पहला ऑटोमोबाइल यानी कि तुम कह लो कार बन के आता है, जिसका मॉडल नंबर था कुछ इस तरीके से टी मॉडल ऑटोमोबाइल। अब उसका ही एक लाइन लगा हुआ है, देखो ये कार से लाइन बाय लाइन लगे हुए, मास स्केल पे बने हुए। सो उनका लाइन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फैक्ट्री के बाहर देखो यहाँ पे अगला इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इमेज क्या चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है अमेरिका का कंडीशन कब, द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। अब ये टाइम पीरियड 1936 का था। ठीक है, जब यूरोप के अंदर पे भाई साहब भुखमरी जो चीज़ था ना, उन्होंने फेस किया था, अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, हर चीज़ मतलब एक्सट्रीम पे था। सो लाइक यहाँ पे दिखाया गया है कि माइग्रेंट एग्रीकल्चरल वर्कर फैमिली है जो कि होमलेस है, हंगरी है, भूखा है। ठीक है, एंड देन देखो ये पिक्चर भी उसी से रिलेटेड ही है, पीपल लाइनिंग अप फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। देखो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से एक चीज़ हो रहा था, क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था यार। अब गवर्नमेंट लोगों को मार तो नहीं देंगे ना यार, मतलब काम नहीं मिल रहा है तो कुछ तो करेंगे ना। तो डिप्रेशन के पीरियड पे कुछ पैसा देते थे उनको जो लोग बेरोजगार थे, स्मॉल अलाउंस टू द अनएम्प्लॉयड। ठीक है, यानी कि उनको पैसा दिया जाता था। सो इसी के साथ जितना पिक्चर्स था इंपॉर्टेंट वाला इस चैप्टर पे वो हमने देख लिया। अब बढ़ते अगले चैप्टर पे, फोर्थ चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ का पहला पिक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, द डाउन ऑफ द सेंचुरी। इस पिक्चर का टाइटल है, किसने लिखा था, E.T. पॉल ने लिखा था। ये क्या था, एक म्यूजिक कंपनी था। ठीक है, जो इस पिक्चर को बनाता है, डिजाइन करता है। ठीक है, अब ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले वीडियो पे बताया हुआ है, एक बार देख लेना तुम। ठीक है, अब उसके बाद ये पिक्चर, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है, बट यहाँ बता दो, यहाँ पे दो इंसान है। ठीक है, एक तरफ अलादीन है जो अपने चिराग को घिस के भाई साहब कुछ भी बना लेगा, और दूसरी तरफ एक मैकेनिक है। अब वो अलग अलग टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ों को कुछ भी जो उसे पसंद है वो बना ले रहा है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, शिप हो, कुछ भी बना ले रहा है। सो लाइक इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, दो मैजिशियन का कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, तो मैं एक्सप्लेन करना है कि दोनों क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब इसे देख के मैंने बता ही दिया तुम्हें, एक तरफ में क्या अलादीन है, दूसरी तरफ में वर्कर्स है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। अब उसके बाद ये पिक्चर जहाँ में क्या है, टाइटल देख के पता चल रहा है स्पिनिंग हो रहा है 18th सेंचुरी पे। अब 18th सेंचुरी पे क्या सीन था, देखो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले का सीन है ये, जहाँ पे क्या होता था, इंग्लैंड के अंदर पे जो कंट्री साइड पे जाके जो मर्चेंट लोग जो भी अपना सामान बनवाना होता था ना, बनवाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, जो भी वर्कर्स थे, उनके फैमिलीज थे, सब इन्वॉल्व होते थे प्रोडक्शन प्रोसेस पे। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया, देखो ये औरत भी बना रही है, वो बुढ़ी भी कुछ कर रही है, एंड देन वो बच्चा देखो वो भी कुछ कर रहा है। ठीक है, अब ये पिक्चर देखो क्या चीज़ बता रहा है ये पिक्चर, चारों ओर देखो धुआं धुआं धुंध है, चिमनी है। देखो चिमनी मतलब समझते हो ना, इंडस्ट्रीज से जो भी पोल्यूशन होता है वो बाहर निकालने के लिए लंबा सा चिमनी लगा हुआ होता है। तो अगर तुम देख पाओ हर एक जगह पे चिमनी लगा हुआ है। ये पिक्चर बता रहा है इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर को। मैनचेस्टर एक जगह है क्या, हमें इंग्लैंड के अंदर पे। अब वहाँ में जो इंडस्ट्रीज़ है उसका जो
सीन यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से चिमनी से धुआं निकल रहा है वो चीज़। सो इस पिक्चर को देख किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये पिक्चर क्या चीज़ को सिग्निफाइड कर रहा है, तो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को सिग्निफाइड कर रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज बने हुए हैं जिसकी वजह से चिमनी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है। हाँ, अब उसके बाद ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर स्पिनिंग फैक्ट्रीज। थोड़े पहले हमने देखा था कि घर पे स्पिनिंग चीज़ होता था, बट देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जिसकी वजह से अब चीज़ें फैक्ट्रीज में बनना शुरू होता है, स्टीम पावर्स आता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो तुम सिंपली कह सकते हो अगर तुम कंपेयर करो उन दोनों पिक्चर्स के साथ, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का सीन था और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान का सीन था, जहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद ये सारे सीन होता है, जहाँ अब लोगों को काम कम मिल रहा था। देखो वर्कर्स बस 2 ही है बट मशीन कितने ज़्यादा, बट वहाँ पे मशीन एक था बट वर्कर्स कई ज़्यादा थे, ठीक है, यही है। अब उसके बाद ये पिक्चर जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाँ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लोग मशीन की वजह से लोगों को काम मिलना बंद हो गया था, राइट। अब लोग जॉब की तलाश पे यहाँ वहाँ जा रहे थे, स्पेशली जो लोग कंट्री साइड पे बैठते थे ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले उनके पास जॉब था, काम था, मर्चेंट उनके पास आके उन्हें काम देके जाते थे। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो शहरों पे इंग्लैंड के फैक्ट्रीज बनता है और वहीं पे काम देने लगे लोगों को। अब गांव के लोग माइग्रेट करके शहर जा रहे थे अपने काम के तलाश पे, कोई छोटा मोटा काम भी मिल जाए टेम्पोररी वर्क वो भी कर लेंगे, वो चीज़ को इस पिक्चर में दिखाया गया है। एंड देन देखो इसी से रिलेटेड है ये पिक्चर। अब जब वो शहर में जाते थे तो उनका हालत क्या होता था, देखो टाइटल देखो, होमलेस एंड हंग्री। अब ये पेंटिंग क्या शो कर रहा है, होमलेस जो लोग थे ना लंदन के अंदर पे, वो मतलब रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे, ठीक है, रात मतलब बिताने के लिए घर ढूंढ रहे थे। एंड इसके बारे में कौन नहीं जानता यार, स्पिनिंग जेनी है ये, जिसके ऊपर औरतों ने भाई साहब अटैक कर दिया था, हमने देखा भी था, मूड खराब हो गया था उनका यार, औरतों का काम छीन रहा था ये, ठीक है, जो काम पहले 4-5 औरतें करते थे अब 1-2 औरतों से हो जा रहा था। तो समझ रहे हो ना बात। अब ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है सोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, राइट, बट यहाँ पे दिखाया गया देखो कंस्ट्रक्शन, एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये क्या चीज़ को दिखा रहा है, जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि मशीन ने वो काम करना शुरू कर दिया था जो काम पहले एक समय पे हाथ से या फिर लोगों के द्वारा करा जा रहा था, तो उन लोगों को एक तरीके से मदद मिलता है जब ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होता है। सिंपल सा बात है, देखो अगर कोई भी कंट्री हो गया वहाँ पे अगर तुम मान लो कि लोगों को सब्सिडीज़ दिया जा रहा है कि हाँ हम लोन माफ़ कर देंगे, ये माफ़ कर देंगे, अब ये चीज़ ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है। अगर कोई भी कंट्री या गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कुछ चीज़ बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, रोड बना रहा है, इससे क्या होता है, रोजगार जनरेट होता है, इकोनॉमी बूस्ट होता है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी वही कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा कर रहा है, इससे अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहा है। अब इससे रिलेट कर लो उस चीज़ को कि वहाँ में भी जॉब का जो प्रॉब्लम था उस चीज़ को सोल्यूशन के लिए फिर आता है ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जहाँ पे क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स का डिमांड होता है ऐसे ऐसे जो ब्रिजेस रोड्स ये सब बनाने में। तो यहाँ पे एक रेलवे का मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ बताया गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये पिक्चर फैक्ट्री, ये देख के समझ में आ रहा है, बट ये फैक्ट्री कहाँ पे है बताया, देखो दिखने में लग रहा है ये यूरोपियन फैक्ट्री होता होगा, बट नहीं, ये फैक्ट्री है सूरत के अंदर पे, इंग्लिश फैक्ट्री, ठीक है, जो कि 17th सेंचुरी का है। अब पहचानोगे कैसे अगर एग्जाम में आ गया ऐसा, देखो अब ऐसा कुछ तरीका तो है नहीं पहचानने का, याद ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो बैलगाड़ी है, अब बैलगाड़ी तो इंडिया में ही चलता है ना भाई साहब, तो हाँ इसे पहचान सकते हो एक तरीका मतलब, ठीक है। अब आगे देखो ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है। अब ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, इंडियन एंटरप्रेन्योर वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर में कई सारे एंटरप्रेन्योर का नाम दिया हुआ है, बट हमें किताब के अंदर में इमेज के अंदर पे सब नहीं दिया हुआ है, बस 3 ही दिया हुआ है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है, ये जो जमशेद जी जीजाबाई जो है, ये क्या जमशेद जी टाटा का बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये जमशेद जी टाटा अलग है, ये जो जमशेद जी जीजाबाई अलग है, ठीक है। जमशेद जी जीजाबाई एक है और उसके बाद देखो द्वारकानाथ टैगोर, इन दोनों ने ना जो अंग्रेजों के साथ मिलकर चाइना के साथ ट्रेड किया ओपियम का, ऐसे अच्छा खासा पैसा बनाया था और मतलब ठीक है उस समय में बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ इन दोनों के बारे में है। एंड तुम कह सकते हो कि इस इमेज में दिखाया गया है जे.एन. टाटा के बारे में। अब कौन है जे.एन. टाटा तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं। अब इन्होंने क्या किया था, जमशेदपुर पे पहला आयरन एंड स्टील फैक्ट्री खोला था अपना और काम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये इमेज किसका है, तो जॉबर, ये बहुत सिंपल है। अब जॉबर का काम क्या है, जॉबर का काम था कि गांव से लोगों को ला के जॉब देना इंडस्ट्रीज पे इंडिया के, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो टाइटल है हैंड वुलन क्लॉथ। अब देखो सीन क्या था, अंग्रेजों ने इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को तो बर्बाद कर दिया था, ऊपर से इंडिया के अंदर में जो फैक्ट्रीज थे वहाँ पे कपड़े बन रहे थे, ठीक है। अब इसे रिलेट करो किताब के अंदर में सीन से, जो लोग हाथ से बनाते थे कपड़ा उनका कंडीशन बहुत खराब था, क्योंकि अंग्रेज आने के बाद फैक्ट्री सेटअप करते हैं। अब जो चीज़ें कपड़ा होगा जो भी होगा वो फैक्ट्रीज में बनता था, चाहे वो ब्रिटेन से आए या इंडिया में कोई इंडियन इंडस्ट्रीज बनाए या मतलब अंग्रेजी बनाए, ठीक है। हाथ से बनाने वाले वीवर्स का हालत बहुत ही खराब था। बट ये इमेज डिस्क्राइब कर रहा है
जो एक अलग तरीके का मतलब टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया के वेबर्स ने लाया था, जिसे कॉपी करना भाई साहब मुश्किल था। अब इसके वजह से वो लोग भी मतलब टक्कर देके चल रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सारे वेबर्स मतलब हार मान गए थे, इंडस्ट्रीज़ के सामने झुक गए थे। कुछ था जिनका टेक्नोलॉजी मतलब बनाने का तरीका ऐसा था कि यूनिक था, लोग पसंद कर रहे थे तो उनसे खरीद रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो पिक्चर मतलब कह लो कपड़ा जो भी कह लो तुम, वो है ये। अब उसके बाद ये क्या है, देखो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा है, सबसे पहला चीज़ पता चल रहा है। बट यहाँ पे देखो क्या है, एक बेबी है एंड यहाँ पे एक बॉटल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक बेबी प्रोडक्ट है जिसे भगवान के नाम पे पॉपुलराइज किया जा रहा है, ठीक है। मार्केटिंग किया जा रहा है, ये हमने मार्केटिंग वाले चैप्टर पे पढ़ा था, ठीक है। कैसे अंग्रेज मतलब हमें हुतिया बना रहे थे, ठीक है, भगवान के नाम पे। अब इन दोनों इमेज को देखो, एक तरफ पे एक इमेज है जहाँ पे भगवानों का फोटो है, लाइक कार्तिकेय एंड लक्ष्मी सरस्वती, इन लोगों का फोटो है, ठीक है। और दूसरी तरफ फोटो है एक राजा का जिसका नाम था महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। अब क्या हो रहा था, जो अंग्रेज अपना कपड़ा बना रहे थे ना, जो वहाँ से वो लेके आ रहे थे इंडिया पे, उन कपड़ों का मतलब लेवलिंग कर रहे थे इस तरीके से कि देखो अब ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर लगा हुआ है महाराजा रंजीत सिंह, तो उसे देख के वो खरीद लेंगे। एंड देन कुछ लोग होंगे जिसे भगवान पसंद है, तो भगवान का नाम देख के वो कपड़ा को खरीद लेंगे। अब देखो आजकल भी ऐसा मार्केटिंग होता है, लाइक मैं खुद करता हूँ ऐसा। मुझे नारुतो वाला जो टी शर्ट होता है, एनिमी वाला जो टी शर्ट होता है, वो कलेक्ट करने का मुझे शौक है। तो मैं अगर कोई टी शर्ट होता है जहाँ पे एनिमी दिखता है मुझे, अच्छा क्वालिटी का होता है, तो मैं खरीद लेता हूँ, मतलब ऑन माई बजट। ऐसा नहीं कि कोई भी खरीद लेता हूँ, ठीक है। बट जो भी है बट तुम समझ रहे हो, मैंने टॉपिक रिलेट करा दिया कि उस समय वो लोग क्या करते थे, यही सब भगवान राजाओं का सीन लेके मार्केटिंग करते थे उनका कपड़ा को। अब उसी का एक देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है जहाँ क्या है, लॉर्ड विष्णु है एंड बैठे हुए हैं, और नीचे में देखो क्या ये शॉप है, यानी कि साबुन है। तो यहाँ पे साबुन का एडवर्टाइजमेंट करा जा रहा है भगवान को रिलेट करते हुए कि देखो भगवान का साबुन है यार, इस्तेमाल कर लो, अपने आप को धो लो, पवित्र हो जाओगे, मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से कुछ। अब इसके बाद देखो ये पिक्चर, अभी तक जो हमने देखा वो अंग्रेजों का टेक्निक था कि हमारा सामान इस्तेमाल कर लो क्योंकि ये तो भगवान का है, महाराजा इस्तेमाल करते थे अलग अलग। बट यहाँ में मेड इन इंडिया को प्रमोट करा गया। यहाँ पे देखो टाइटल क्या है, इंडियन मिल्क क्लॉथ का लेबल लगा हुआ है। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, एक भगवान है जो ऑफर कर रहा है कपड़ा को इंडियन लोगों को कि देखो देश के कपड़ा खरीदो, देश से जो बना हुआ कपड़ा है उन्हें खरीदा करो, बाहर से मत खरीदा करो। लाइक यहाँ पे भारत माता को सिंबलाइज कर रहा है मेड इन इंडिया से, ठीक है, कि अंग्रेजों का कपड़ा मत खरीदो, हमारा कपड़ा खरीदो, ठीक है। सो लाइक इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। बढ़ते अगले चैप्टर की ओर जो कि है प्रिंट एंड कल्चर वाला चैप्टर। काफ़ी लंबा हो चुका वीडियो, आई नो, मेरा बोलते बोलते गला दर्द दे रहा है यार, इतना लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया आज तक कभी भी, वो भी इतनी जल्दीबाजी में। तो भाई साहब क्या होगा पता नहीं, बट चलो करते। प्रिंट एंड कल्चर से जो पहला पिक्चर है वो है ये। देखो यार क्या हो रहा है, लोग हाथों से लिख रहे हैं। लाइक ये कब का सीन है, देखो बुक मेकिंग चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइटल देखो, बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। प्रिंट आने से पहले लोग हाथों से कैसे किताब बनाते थे वो चीज को यहाँ बताया गया है। अब ये देख लो, ये है तुम्हारे सामने एक पिक्चर, क्या ये एक पेज है डायमंड सूत्रा का। अब ये डायमंड सूत्रा है क्या, अब तुम्हें याद है कि पता नहीं, बट हमने प्रिंट एंड कल्चर वाले चैप्टर पे ये पढ़ा हुआ था कि जापान का जो ओल्डेस्ट बुक है ना बुद्धिज्म को लेकर, वो यही है, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का पेंटिंग है ये। दो तरीके का पेंटिंग होता था उस समय, एक था मैकेनिकल प्रिंटिंग जो कि बहुत बाद में यूरोप पे आता है, और चाइना में जो प्रिंटिंग डेवलप होता है वो था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। अब उसके बाद देखो ये क्या है, ये औरत बैठी हुई है कुछ कर रही है, लाइक ये क्या चीज़ है, तो ये रिलेटेड है उकियो, एक आर्ट फॉर्म था जिसे डेवलप किया था किटागावा उटामारू ने। अब देखो ये भी एक आर्ट फॉर्म है जो कि उकियो है। अब ये क्या चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसका आर्टिस्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये क्या चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो लोग क्या है, यहाँ पे देखो एक बूढ़ा आदमी है जो क्या कर रहा है, विंटर को एंजॉय कर रहा है, बाहर में देखो बर्फ गिर रहा है, एंड औरतें यहाँ पे काम कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे एक मॉर्निंग सीन को दिखाया जा रहा है। और उकियो क्या था, एक फ्लोटिंग वर्ल्ड का एग्जाम्पल था ना, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें लोग कर रहे होते हैं वो दिखाया जा रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर भी क्या, हाँ ये जो आर्ट फॉर्म उकियो है इसे तुम क्या है मतलब किससे रिलेट कर पा रहे हो, मॉर्निंग सीन से, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, देखो प्रोनाउंस शायद मैं गलत करूँ, जेगजी लग रहा है मुझे, जो भी है, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड है, दो चीज़ याद रखो। पहला चीज़, ये किताब रिलेटेड है कोरिया से, कोरिया का ओल्डेस्ट किताबों में से एक है ये। अब ये किताब किससे रिलेटेड है, हाँ देखो रिलीजियस किताब है, बुद्धिज़्म का एक फॉर्म होता है जैन बुद्धिज़्म, उससे ये रिलेटेड है। ये दो बात याद रखना। पहला चीज़, ये कौन सी कंट्री, कोरिया का ओल्डेस्ट बुक है, और क्या मतलब रिलीजन के ऊपर है, जैन बुद्धिज़्म, ठीक है। एंड देन देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि ये इमेज क्या है, ये बताएगा। तो नाम पता है तुम्हें, जेके जी, क्या है मतलब अजीब ही नाम है, ठीक है। अब ये इमेज बताओ ये क्या है। अब मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को बनाने वाला जो आदमी था ना वो यही था, जोहान गुटेनबर्ग,
ठीक है। अब इसके ऊपर ही देखो उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया था ना, मैकेनिकल पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था, उसका इमेज है यहाँ पे। ये क्या कर सकता था, ये देखो 1 घंटे के अंदर पे 250 पेजेस को प्रिंट कर सकता था भाई साहब। सो ये इमेज क्या है, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का था। किसने बनाया था, अभी अभी बताया मैंने, जोहान गुटेनबर्ग ने। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये है बाइबल। देखो जो किताब जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंट किया था ना, वो एक बाइबल था। अभी हमने थोड़े पहले पढ़ा कि जोहान गुटेनबर्ग ने एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। अब उससे जो पहला किताब उन्होंने प्रिंट किया था वो एक बाइबल था। अब वही बाइबल का ये एक पन्ना है, ठीक है, जो कि यूरोप के अंदर में पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से किताब प्रिंट किया गया था। टोटल उन्होंने 180 कॉपीज प्रिंट किया था, जिनमें से बस 50 कॉपीज ही सर्वाइव कर पाया, ठीक है। बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लेना ये पिक्चर क्या है। ये पिक्चर बाइबल है जो कि प्रिंट किया गया था जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा, उनके जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से, ठीक है। पहला तुम कह सकते हो किताब है यूरोप के अंदर पे, ठीक है। लाइक इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, देखो इमेज को देख के तुम्हें आइडेंटिफाई करना है क्या है ये। तो ये तुम्हें पता है क्या है, ये पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ये इमेज देखो, अगर तुम ध्यान से देखो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गॉड एंड गॉडेसेस लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रिंट के लिए, ठीक है। तुम्हें किसे पता चलेगा कि ये प्रिंट के लिए ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मैंने सर्कल नहीं किया, ठीक है, ये एनसीईआरटी पे सर्कल किया हुआ है। ये इंसान कौन है, जोहान गुटेनबर्ग। इस बंदे ने जो प्रिंट का एक रेवोल्यूशन लेके आया था ना यूरोप के अंदर पे, गॉड उससे बहुत खुश थे। उसी चीज़ के लिए गॉड वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर एक, द गिवन इमेज इज सिग्निफाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमने पढ़ा अभी अभी कि यहाँ पे गॉड लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रिंट के आने पे, ठीक है। कौन लाया था, जोहान गुटेनबर्ग ने, और भगवान उससे खुश थे। अब इसके बाद ये इमेज देखो, भूत दिख रहा है तुम्हें, और क्या कर रहे हैं, देखो लोग यहाँ पे किताबों को प्रिंट कर रहे हैं और उन्हें डरा रहे हैं, ठीक है, उन्हें रोक रहे प्रिंट करने से, ठीक है। अब क्या है ये, टाइटल तो दिया हुआ है द मैकबेरी डांस। अब ये इमेज क्या चीज़ को शो कर रहा है, ये इमेज शो कर रहा है एक डर, जो ये प्रिंटिंग आया था ना, इसके खिलाफ एक डर को शो कर रहा है। देखो ये भूत कोई भी हो सकता है जो कंट्रोल कर रहे हैं क्या लिखना है तुम्हें, क्या नहीं लिखना है। अब ये चीज़ गलत है भाई साहब, समझ रहे हो ना। कोई अथॉरिटी हो सकता है, अपने मर्जी से कुछ भी लिखाया जा रहा है, अब वो लोग पढ़ेंगे तो वही समझेंगे, या फिर कोई आम इंसान है जो कुछ समझा उसने और कुछ लिख दिया। अब वो रिलीजन के खिलाफ गलत भी बोल सकता है, उसका अपना ओपिनियन हो सकता है। लाइक तुम समझो यार, मतलब प्रिंट फ्रीली मूव कर रहा था, ठीक है, बट हर लोग वहाँ पे प्रिंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कुछ लोग, ये जो प्रिंट आया था जिसके वजह से अब लोग पढ़ के नॉलेज लेने लगे थे, इससे डर रहे थे कुछ लोग। सो वही चीज़ यहाँ पे सिंबलाइज करा जा रहा है, फेयर फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते इसी के ऊपर एक, सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए इस इमेज का, तो द मैकबेरी डांस, ठीक है। अब अगला पिक्चर है तुम्हारे सामने, क्या है ये, पेनी मैगजीन है। अब इंग्लैंड के अंदर पे ये बहुत ही पॉपुलर था, तुम्हें पता है। अब उसी का ये एक पिक्चर है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में आ भी गया, लिखा ही हुआ है हमें, देखो पेनी मैगजीन, थोड़ा मतलब पिक्चर को ऑब्जर्व करो तुम समझ जाओगे, ठीक है। एंड देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि बताओ ये क्या है, तो तुम बता दोगे आसानी से कि ये एक पेनी मैगजीन है, ठीक है। अब देखो अगला पिक्चर, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऊपर में लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब ये लोग कौन है पता है, ये लोग है जो नोबिलिटी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल बिफोर द फ्रांस रेवोल्यूशन। फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले कुछ ऐसा हो रहा था, जो आम लोग थे वो क्या कर रहे थे, देखो मेहनत कर रहे थे, दुख दर्द से मतलब हार्डशिप हो रहा था उनकी ज़िंदगी पे, स्ट्रगल कर रहे थे हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बट वहीं पे जो नोबेलिटी थे, यानी कि अमीर जो राजा के रिलेटेड लोग थे, वो लोग तो भाई चिल आउट कर रहे थे। तो इस इमेज में वही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग, ऑर्डिनरी लोग भाई साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहीं पे जो नोबेलिटी है वो इन्जॉय कर रहे हैं। अब उसके बाद ये इमेज, यहाँ से 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला चीज़ तो ये है क्या, तो ये पेज है ऋग्वेद का। अब ये क्या है, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ये एग्जैक्टली क्या है वो बताओ, तो ये हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। प्रिंट आने से पहले हम इंडिया के अंदर में स्पेशली पत्तों पे लिखते थे ना, प्लम्प लिप पे, अब उसी तरीके का एक हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है ये। फिर देखो ये भी पूछ सकता है कि ये मतलब किससे रिलेटेड है, तो इंडिया के अंदर में मलयालम जो स्क्रिप्ट है वही, मतलब समझ लो मलयालम लैंग्वेज से ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेद के अंदर में लिखा हुआ है। अब उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, देखो ये इमेज क्या चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, सिग्निफाइड कर रहा है, तो देखो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो है नहीं ये, ठीक है, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, तो एक ही चीज़ हो सकता है, पेज ऑफ ऋग्वेद। अब उसी से रिलेटेड ये एक पेज है, देखो यहाँ पे कुछ भगवानों को दिखाया जा रहा है। अब ये पेजेज ऑफ गीता गोविंदा है, ठीक है। अब इसे क्या करा गया, एक पत्ते पे जिसका नाम है प्लम्प लीप, उधर पे हाथों से ये मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा गया है। सो लाइक हमने पढ़ा ही है अभी मैन्यूस्क्रिप्ट हाथों से लिखा जाता है, अब प्लम्प लीप के अंदर पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या है, गीता गोविंदा का एक पेज है, ठीक है। देखो दिख भी रहा है भगवान यहाँ पे, गोविंद भगवान,
ठीक है, कृष्णा भगवान, ठीक है, उसी को तो गोविंद कहते हैं ना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि ये इमेज को आइडेंटिफाई करो, तो तुम आइडेंटिफाई आराम से कर लोगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताओ ये इमेज पे क्या शो कर रहा है, तो तुम बताओगे कि यहाँ पे गीता गोविंदा का ये एक पेज है। इसके बाद अगर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो इस तरीके से आया कि ये क्या है, तो तुम्हें पता है ये क्या है, प्लम्प लिप से हाथ से बनाया हुआ एक मैन्यूस्क्रिप्ट। अब उसके बाद ये इमेज जो कि इस बार के सैम्पल पेपर में भी आ चुका है। अब इसका पेंटर कौन है, राजा रवि वर्मा। एक मतलब यूनिक पेंटिंग बनाता था, लाइक जो रियलिटी में नहीं हुआ बट इमेजिनेशन वाला, ठीक है। अब स्पेसिफिकली ये पेंटिंग का बात करूँ तो यहाँ पे राजा ऋतुध्वज नाम का एक राजा है जो कि एक प्रिंसेस को रेस्क्यू कर रहा है डिमन से। अब उसके बाद ये इमेज, ये क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे एक औरत है, यहाँ पे एक औरत है और ये है। अब यहाँ पे ये कौन है पता, ये माँ है और ये उसकी वाइफ। अब इस इमेज से ये बताया जा रहा है कि शादी करने के बाद भाई साहब बेटा तो जोरू का गुलाम बन जाता है। क्या बोलूँ, माँ को तो मतलब कुत्तों की तरह रखा जाता है, गले पे पट्टे बांधे हुए जो कहेगा वही करना पड़ेगा। सो लाइक ये इमेज पेंटर के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशन। जो फैमिली रिलेशन है उसे बर्बाद होते हुए दिखाया जा रहा है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है देखो कि हाईलाइट करो कि जो इमेज है ये क्या दिखा रहा है, तो हमने पढ़ा अभी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशन को बर्बाद होते हुए दिखाया जा रहा है। अब उसके बाद ये इमेज देखो, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, एक औरत है जो हुक्का हुक्का पी रही है और उसके बाद एक लड़का है, अब जो कह लो तुम, वो गाना वाना बजा रही है, जो कि क्या है बिल्कुल ही अपोजिट है। मतलब जो आज का जो सोसाइटी तुम कह लो या फिर पहले के सोसाइटी से तुम उससे कंपेयर करो तो मतलब हो क्या रहा है, नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि हाँ औरतें गाना वाना बजाएंगे, मनोरंजन करेंगे एंड लड़का लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बट यहाँ पे दिखाया जा रहा है देखो क्या, एंग्जाइटी अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स। अब इस पेंटिंग से बताया ये जा रहा है कि देखो जो कानून नियम बनते आ रहे थे ना पहले कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को वो करना चाहिए, अब ये सीन खत्म होने वाला है। एंड देन आ जाओ इस पिक्चर पे, यहाँ पे क्या है देखो, यूरोपियन कपल्स बैठे हुए चेयर पे एंड एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। औरत गाना बजा रहा है एंड मर्द दारू पी रहा है। अब ये बता रहा है कि ट्रेडिशनल फैमिली रोल क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि औरत ये करेगा और मर्द ऐसा करेगा। बट हमने देखा था कि हाँ ये अभी नियम कानून जो होगा वो टूटने वाला है, अब उल्टा होने वाला है भाई साहब। अब लड़कियां दारू पी के घूमेंगे और हम यार बर्तन माजेंगे और मतलब कपड़ा वपड़ा धुलाएंगे, मतलब सही तो है। अब आ जाओ आखिरी पिक्चर पे और ख़त्म करते हैं यार। ये इंसान कौन है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ठीक है। अब इसके बारे में बस एक चीज़ जान लेना कि ये बंदा जो आसामीज लिटरेचर है ना, इसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बस इसके अलावा कुछ चीज़ें देख लेना। करते हैं वीडियो को खत्म, काफ़ी लंबा हो चुका है। आई होप तुम लोगों को कुछ मदद मिला होगा। अगर मदद मिला तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और दोस्तों के साथ अगर मदद मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना मत। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।